तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया, होपफुली आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो हमने अपना एक एक्ट स्टार्ट कर रखा है जिसका नाम है एलएलपी एक्ट 2008। और अभी तक इसके 4 4 पार्ट्स आ चुके हैं। आज इस वीडियो का ये 5वां पार्ट है और ये लास्ट पार्ट होने वाला है, और आज हम अपने चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज इस वाले पार्ट में अब जो हम पढ़ने वाले हैं, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो है प्रोसीजर ऑफ चेंज पार्टनर एंड डीपी। यानी कि किसी भी एलएलपी में हम पार्टनर या डीपी को चेंज करते हैं या फिर बदल के आते हैं, तो उसको लाने का प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा फाइल फॉर्म करना पड़ता है, और उसी के पास ई फॉर्म 4। सबसे पहले फाइल करना पड़ता है हमें ई फॉर्म 4। फिर उसके बाद ई फॉर्म 3। क्योंकि ई फॉर्म 3, याद करिए हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब जब भी हम ऑल्टरेशन इन अग्रीमेंट करते हैं, यानी कि एग्रीमेंट में कुछ भी ऑल्टर करते हैं, तो ई फॉर्म 3 फाइल होता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब एलएलपी में हमारे पार्टनर या डीपी चेंज हो रहे हैं, तो हमारे एग्रीमेंट के अंदर उनका नाम भी चेंज होगा, पार्टनर्स की प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। तो पार्टनर चेंज करने के साथ साथ हमें ई फॉर्म 3 भी फाइल करना पड़ेगा, किसको, आरओसी को। तो ई फॉर्म 3 और ई फॉर्म 4 सबसे पहले हमें फाइल करना पड़ेगा, किसको, आरओसी को। अब इन दोनों फॉर्म के साथ यानी कि इन दोनों फॉर्म के पास साथ जो कि हम आरओसी को फाइल कर रहे हैं, उसके साथ हमें कुछ कुछ डॉक्यूमेंट भी अटैच करने पड़ेंगे। तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो हमें इन दोनों फाइल के साथ अटैच करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ प्रोसीजर ऑफ नेम ऑफ चेंज, यानी कि नेम चेंज करते समय। तो सबसे पहले कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, यानी अगर किसी भी एलएलपी में कोई भी पार्टनर एंटर ले रहा है या एग्जिट कर रहा है, तो उसमें क्या होगा कि कंसेंट लगेगी सारे पार्टनर्स की। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। फिर उसके बाद एविडेंस ऑफ सजेशन, यानी कि एविडेंस चाहिए होगा किसका, सजेशन का। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, इफ द पार्टनर इज कंपनी, यानी कि इन द केस अगर पार्टनर हमारी कोई कंपनी हुई, बॉडी कॉर्पोरेट हुई, तो कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, तो उसकी कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी टू बिकम पार्टनर इन एलएलपी। यानी कि अगर किसी केस में कंपनी पार्टनर बन के आना चाहती है, यानी कोई बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन के आना चाहती है, तो उसका रेजोल्यूशन की कॉपी लगेगी। और अगला है हमारा कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन मेंशन नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंडिविजुअल नॉमिनेटेड एज डीपी। यानी कि जो भी पार्टनर बनने के लिए या डीपी बनने के लिए नॉमिनेट होता है, तो उसका नेम और एड्रेस चाहिए होगा। ठीक है, तो छोटा सा प्रोसीजर है हमारा कि हम चेंज, अगर किसी भी एलएलपी में डीपी या पार्टनर को चेंज करते हैं, तो सबसे पहला हमारा क्या है, ई फॉर्म 4 फाइल करना पड़ता है। दूसरा हमारा ई फॉर्म 3, क्योंकि हमें एलएलपी के एग्रीमेंट को भी ऑल्टर करना पड़ेगा। तो दो फॉर्म फाइल होती है, पहला ई फॉर्म 4 और दूसरा ई फॉर्म 3। फिर उसके बाद इसके साथ कौन से डॉक्यूमेंट अटैच होते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट है हमारा कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, एविडेंस ऑफ सिजेशन, इफ द पार्टनर इज कंपनी, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ कंपनी, यानी कि कंपनी के केस में रेजोल्यूशन ऑफ कंपनी लगेगा। और अगला है हमारा कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन मेंशन इन द नेम एंड एड्रेस ऑफ इंडिविजुअल नॉमिनेटेड एज डीपी, यानी कि जो भी डीपी के लिए नॉमिनेट हुआ है, तो उसका नेम और एड्रेस भी की कॉपी भी लगेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हमें अटैच करने होंगे, किसके साथ, हमारे ई फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे, और जो कि हम फाइल करवाएंगे किसके पास, आरओसी के पास फाइल कराएंगे। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा प्रोसीजर ऑफ चेंज ऑफ पार्टनर एंड डीपी। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, तो चलिए अब इसके बाद हम जो आगे पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे प्रोसीजर ऑफ नेम चेंज ऑफ एलएलपी। यानी कि अगर हम अपने एलएलपी में नाम को चेंज करना चाहेंगे, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। तो चलिए इस प्रोसीजर को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोसीजर है हमारा, चेक फॉर द नेम चेंज इन प्रोविजन एलएलपी एग्रीमेंट। यानी कि हम सबसे पहले हम अपने एलएलपी एग्रीमेंट को देखेंगे कि नेम चेंज करने के लिए क्या क्या प्रोविजन में हमने लिख रखे हैं, उसी हिसाब से हम अपने एलएलपी के नेम को चेंज करेंगे। फिर उसके बाद अगर हमारे एलएलपी एग्रीमेंट में कोई प्रोविजन नहीं लिखा है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लेंगे सारे पार्टनर्स की कंसेंट। यानी कि इफ नो प्रोविजन ऑब्टेन्ड, तो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। अगर इन द केस एलएलपी एग्रीमेंट में कोई भी प्रोविजन नहीं दे रखा है, तो हम उसमें कंसेंट लेंगे सारे पार्टनर की, यानी कि सारे पार्टनर की हामी होनी चाहिए उसमें। फिर उसके बाद चेक द नेम अवेलेबिलिटी इन एनसीए वेबसाइट। यानी कि फिर हम जब पार्टनर सारे कंसेंट दे देंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे किसकी वेबसाइट पे, एनसीए की वेबसाइट पे, और उसमें हम चेक करेंगे कि कोई नेम अवेलेबल है कि नहीं है। अवेलेबल नाम को हम चेक करेंगे किस पे, एनसीए की वेबसाइट पे। जब उसके बाद हमें अगर नेम मिल जाता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे, फिर हम उसके बाद फॉर्म फाइल करेंगे, रन एलएलपी। क्या हम फाइल फॉर्म करेंगे, कौन सा, रन एलएलपी विद प्रिस्क्राइब फीस। यानी कि जो भी प्रिस्क्राइब फीस एनसीए की वेबसाइट पे होगी, उस फीस को पे करके हम कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे, रन एलएलपी। फिर उसके बाद फाइल करने के बाद, फिर उसके बाद हम आएंगे वंस नेम अप्रूव्ड
वंस अ नेम अप्रूव्ड बाय आरओसी अवेलेबल एडॉप्शन 3 मंथ्स। यानी कि जब नाम हम रन एलएलबी फाइल कर देंगे उसके बाद हमारा नाम अप्रूव किया जाएगा किसके द्वारा, आरओसी के द्वारा। आरओसी के अप्रूव करने के बाद हम अपने नाम को ले सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, फाइल फॉर्म 5 अलोंग विद ऑल अटैचमेंट। यानी कि हम फॉर्म 5 ई फॉर्म 5 को भी फाइल करेंगे अटैचमेंट के साथ। फिर उसके बाद आरओसी ऑन बीइंग सेटिस्फाइड शैल इशू फ्रेश सर्टिफिकेट फॉर्म 15। यानी कि जब आरओसी सारे के सारे सर्टिफिकेट से सेटिस्फाई हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, आरओसी फिर सेटिस्फाई होने के बाद हमें फ्रेश फाइल इशू करेगा किसमें, फॉर्म 16 में। सर्टिफिकेट इशू करेगा फॉर्म 16 में, सॉरी। फिर उसके बाद क्या होगा, चेंज नेम शेल बी इफेक्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट। यानी कि जिस दिन आरओसी हमें सर्टिफिकेट इशू करेगा उस दिन के बाद जो हमारा नाम जो चेंज होगा वो इफेक्टिव हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या फाइल करना पड़ेगा, ई फॉर्म 3। ई फॉर्म 3 हमें इसलिए फाइल करना पड़ेगा क्योंकि जब एलएलपी का नाम चेंज हो रहा है तो एलएलपी एग्रीमेंट में भी हमें एलएलपी का नाम चेंज करना पड़ेगा। तो एलएलपी का नाम जब भी चेंज होगा एग्रीमेंट में तो वो किस में फाइल करना पड़ता है, ई फॉर्म 3 में हमें फाइल करना पड़ता है। तो ये हमारा क्या है, प्रोसीजर ऑफ चेंज ऑफ नेम, यानी कि नेम चेंज करने का क्या क्या प्रोसीजर है। फिर उसके तो शुरू से मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक फॉर द नेम चेंज प्रोविजन इन एलएलपी एग्रीमेंट। यानी कि हम एलएलपी एग्रीमेंट को चेक करेंगे कि उसमें कोई प्रोविजन दे रखा है नाम चेंज करने का या नहीं दे रखा है। अगर इन द केस एलएलपी एग्रीमेंट में नेम चेंज करने को कोई प्रोविजन नहीं दे रखा है, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम क्या लेंगे, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। यानी कि सारे पार्टनर की हम क्या लेंगे, कंसेंट लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक द नेम अवेलेबल इन एमसीए वेबसाइट। यानी कि एमसीए की वेबसाइट को चेक करेंगे कि इसमें कोई नेम अवेलेबल है कि नहीं है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई नाम मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, रन एलएलपी फॉर्म को फाइल करेंगे प्रिस्क्राइब फीस के साथ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वंस अ नेम अप्रूव बाय बिफोर अवेलेबल एडॉप्शन ऑफ 3 मंथ। यानी कि जब नाम अप्रूव हो जाए आरओसी के पास से तो हमारे पास 3 महीने का टाइम रहता है कि हम उस नाम को हम पिक कर लें। अगर 3 महीने तक उस नाम को कोई उठाता नहीं है तो वो नाम हम किसी और को दिया जा सकता है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्या है, फिर उसके बाद हम फॉर्म 5 फाइल करते हैं अटैचमेंट के साथ। फिर उसके बाद आरओसी क्या, अगर सारे डॉक्यूमेंट के साथ सेटिस्फाई हो जाता है तो वो हमें क्या, एक सर्टिफिकेट इशू करता है। क्या इशू करता है, सर्टिफिकेट इशू करता है। सर्टिफिकेट इशू होने के बाद हमारा जो नाम है वो भी कंटिन्यू हो जाता है, यानी कि इफेक्टिव हो जाता है नाम हमारा। फिर उसके बाद हमें क्या फाइल करना पड़ता है, ई फॉर्म फाइल 3 को फॉर्म करना पड़ता है क्योंकि हमारा नेम चेंज हुआ है तो उसके साथ साथ हमारे एग्रीमेंट में भी नेम को चेंज करना होगा। तो ये हमारा प्रोसीजर क्या था, हमारा चेंज इन नेम ऑफ एलएलपी, यानी कि एलएलपी के नेम चेंज करने का ये हमारा था प्रोसीजर। फिर उसके बाद हम जो देखेंगे, ठीक है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोसीजर फॉर शिफ्टिंग द रजिस्टर ऑफिस। यानी कि हम अपने एलएलपी का शिफ्टिंग ऑफिस को शिफ्ट करना चाहे यानी चेंज करना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है। तो एलएलपी में सबसे पहला पॉइंट तो हमेशा सेम रहेगा, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। क्या, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। यानी कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर चाहिए होगा अपने रजिस्टर ऑफिस को शिफ्ट करने के लिए। फिर उसके बाद हमें कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, हमें फॉर्म 15, क्या, फॉर्म 15 फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म 15 फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। क्या, विद इन 30 डेज। यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर हमें फॉर्म 15 को फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्टर ऑफिस चेंज करने के बाद, रजिस्टर ऑफिस चेंज करने के बाद हमें क्या फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म 15 फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर हमें क्या फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म 15। फिर उसके बाद हमने कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर ले लिया, फॉर्म 15 फाइल कर दिया। अब फॉर्म के साथ हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट्स अटैच विद फॉर्म। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अटैच विद फॉर्म 15। यानी कि फॉर्म 15 के साथ के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। इसको मैं फ्लैश बोर्ड पे करवाता हूँ, 2 मिनट। डॉक्यूमेंट्स अटैच विद फॉर्म 15। ठीक है, देखिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट होगा प्रूफ ऑफ चेंज एड्रेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस इज मैंडेटरी अटैचमेंट। यानी कि
प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस, यानी कि जो भी हमारा रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस होगा उसका प्रूफ लगेगा। क्या लगेगा? प्रूफ लगेगा। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट हमारा क्या लगेगा? प्रूफ ऑफ चेंज एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस इज मैंडेटरी, ठीक है, मैंडेटरी अटैचमेंट, यानी कि प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस इज मैंडेटरी है। फिर उसके बाद हमारा अगला डॉक्यूमेंट क्या हम अटैच करेंगे? आइदर कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ डिसीजन रेजोल्यूशन, कंसेंट ऑफ पार्टनर, द एक्सट्रैक्ट ऑफ अ रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज प्रोवाइडेड एज मैंडेटरी अटैचमेंट, यानी कि क्या लगेगा? कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, यानी कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर की कॉपी लगेगी। ये जो भी रेजोल्यूशन जो पास हुआ होगा उसकी एक कॉपी लगेगी। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं लिख देता हूँ कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है। तो अभी तक हमने दो डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ा कि दो डॉक्यूमेंट क्या क्या अटैच करने होंगे। पहला डॉक्यूमेंट है हमारा प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस, यानी कि रजिस्टर ऑफिस जो चेंज किया उसका प्रूफ लगेगा। फिर अगला हमने पढ़ा है कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, यानी कि रेजोल्यूशन की एक कॉपी लगेगी। तीसरा डॉक्यूमेंट लगेगा इन द केस ऑफ चेंज ऑफ प्लेस द रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम स्टेट टू अनदर स्टेट इट इज मैंडेटरी टू एनक्लोज द कॉपी ऑफ पब्लिक नोटिस एंड कंसेंट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यानी कि एलएलपी के जितने भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होंगे उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, उनका कंसेंट लेना पड़ेगा और एक पब्लिक नोटिस जारी करना पड़ेगा। क्या? पब्लिक नोटिस जारी करना पड़ेगा। तो दो चीज हमें चाहिए होगी, करनी होगी, एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा और कंसेंट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स लेना पड़ेगा, ठीक है। कंसेंट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर और पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, ये दो चीजें लगेंगी। पहली चीज ये और दूसरी चीज ये। और चौथा डॉक्यूमेंट जो हमारा लगेगा वो है एनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑप्शनल अटैचमेंट, यानी कि और भी कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी तो वो भी हम ऑप्शनल में दे सकते हैं, यानी कि एनी अदर अटैचमेंट, ठीक है। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रोसीजर ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर ऑफिस, यानी कि रजिस्टर ऑफिस को चेंज करने का क्या क्या प्रोसीजर हमारा रहेगा। ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हमें ई फॉर्म 15 को फाइल करना पड़ेगा। ई फॉर्म 15 को फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। क्या? विद इन 30 डेज, यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर हमें ई फॉर्म 15 को फाइल करना पड़ेगा। किसके पास? आरओसी के पास, रजिस्टर ऑफिस चेंज होने के बाद। फिर उसके बाद हमें क्या, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर तो लगेगी। फिर उसके बाद हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो ई फॉर्म 15 के साथ अटैच होंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस ऑफिस, एड्रेस यानी कि जो एड्रेस चेंज किया उसका प्रूफ। फिर अगला कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, यानी कि सारे पार्टनर की जो कंसेंट है या रेजोल्यूशन पास किया होगा उसकी कॉपी लगेगी। फिर उसके बाद पब्लिक नोटिस चाहिए होगा और कंसेंट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यानी कि एलएलपी के जितने भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उनसे हमें क्या लेना पड़ेगा? उनसे हमें कंसेंट लेनी पड़ेगी और एक पब्लिक नोटिस इशू करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम अगला जो हमारा लगेगा एनी अदर अटैच डॉक्यूमेंट, यानी कि जो भी अगर हमारे पास एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है या अटैच डॉक्यूमेंट की मांग करता है आरओसी तो वो हमें अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? प्रोसीजर ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर ऑफिस, यानी कि रजिस्टर ऑफिस के शिफ्ट करने का प्रोसीजर था। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे तो चलिए अब हम अपने चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच सके हैं। अभी तक हमने चैप्टर में लगभग सब कुछ कर ही लिया है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, हमने ये अभी तक देखते हैं हमने क्या क्या सीख लिया है। हमने एलएलपी बनाना सीख लिया है, हमने एलएलपी में कोई भी ऑल्टरेशन करना हो, एग्रीमेंट बनाना सीख लिया। एलएलपी में कोई भी ऑल्टरेशन करना हो, नेम चेंज करना हो, एड्रेस चेंज करना हो, उसका प्रोसीजर देख लिया है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी, यानी कि एलएलपी का वाइंडिंग अप करने का क्या प्रोसीजर रहता है, ठीक है। तो अब जो हमारा टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं, अब हमारा टॉपिक वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी, यानी कि एलएलपी को कैसे वाइंडिंग अप हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एलएलपी को वाइंड अप करने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। एक तो एलएलपी खुद वॉलेंट्री, एक है वॉलेंट्री तरीका, यानी कि एलएलपी अपने मर्जी से वाइंड अप हो जाए। क्या? अपनी मर्जी से बंद हो जाए। या फिर एक हमारा बाय ट्रिब्यूनल, एक प्रोसीजर हमारा क्या है? बाय ट्रिब्यूनल, यानी कि जिसको ट्रिब्यूनल खुद से बंद कर दे, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी। एलएलपी को दो तरह से वाइंड अप किया जा सकता है। पहला तरीका है हमारा बाय वॉलेंट्री, यानी कि एलएलपी खुद से अपनी मर्जी से
उसको अब एलएलपी को वाइंड अप कर दे, यानी कि खुद को बंद कर दे, और अगला है बाय ट्रिब्यूनल, या फिर ट्रिब्यूनल अपने हिसाब से एलएलपी को बंद कर दे। तो चलिए पढ़ते हैं कैसे एलएलपी वॉलेंटरी या फिर ट्रिब्यूनल के हिसाब से बंद हो सकती है। तो सबसे पहला है एलएलपी कैन वाउंड अप आइदर वॉलेंटरी बाय ट्रिब्यूनल। If any LLP initiate to winding up voluntary, then the LLP pass the resolution and wind up the LLP. अगर किसी को क्या देखो, अगर किसी भी एलएलपी को वॉलेंट्री अपनी मर्जी से एलएलपी को बंद करना है, तो उसको सबसे पहले एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा? एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जिसमें 3/4 यानी कि थर्ड फोर्थ पार्टनर की कंसेंट चाहिए होगी। पार्टनर की कंसेंट चाहिए होगी, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि then LLP must pass a resolution and wind up the LLP with approval of at least 3/4 of the total number of partners. If LLP has lender secured unsecured, then approval of lender would be have required to winding up the LLP. यानी कि अगर किसी LLP के पास लेंडर्स है, क्या है लेंडर्स है, तो अप्रूवल ऑफ लेंडर भी लगेगा। अप्रूवल ऑफ लेंडर, समझिए हम पढ़ रहे हैं वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी। एलएलपी को वाइंड अप करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है हमारा वॉलेंट्री, और दूसरा तरीका बाय ट्रिब्यूनल यानी कि इनवॉलेंट्री। पहला है कि एलएलपी अपनी मर्जी से बंद हो जाए, और दूसरा तरीका है एलएलपी को कौन बंद कर दे? ट्रिब्यूनल बंद कर दे। हम पहला तरीका पढ़ रहे हैं कि एलएलपी कैसे वॉलेंट्री उसको बंद कर सकती है, एलएलपी को बंद कर सकती है। तो सबसे पहले उसको क्या पास करना पड़ेगा? रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जिसके अंदर थर्ड फोर्थ यानी कि 3/4 पार्टनर की कंसेंट चाहिए होगी ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है। और अगर एलएलपी की कोई भी लेंडर है, क्या है लेंडर है, तो लेंडर की अप्रूवल भी चाहिए होगी हमें, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? एलएलपी को वॉलेंट्री कैसे हम बंद कर सकते हैं, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमें रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें 3/4 पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए होगी, और अगर एलएलपी के कोई भी लेंडर है तो लेंडर्स की अप्रूवल भी चाहिए होगी, ठीक है। फिर उसके बाद एलएलपी क्या करेगी? एलएलपी वॉलेंट्री बंद हो सकती है, वाउंड अप हो सकती है। इन द केस अगर एलएलपी को ट्रिब्यूनल बंद करे, क्या एलएलपी को ट्रिब्यूनल भी बंद कर सकती है, लेकिन उसके केस हमारे पास क्या क्या है? तो सबसे पहला केस है हमारा, सबसे पहला इसके केस में द एलएलपी डिसाइड दैट इट्स सेल्फ वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। एलएलपी खुद ही डिसाइड कर ले, या फिर एलएलपी खुद ही ट्रिब्यूनल को जाके बोले कि हमें वाइंड अप कर दो, यानी कि एलएलपी डिसाइड करे। इसमें एलएलपी डिसाइड करे खुद ही, यानी खुद ही ट्रिब्यूनल के पास जाए और बोले कि हमें बंद कर दो, अब हम अपने एलएलपी को वाउंड अप करना चाहते हैं। दूसरा है देयर आर लेस देन 2 पार्टनर इन एलएलपी विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। याद करो पहली या दूसरी क्लास में मैंने बोला था कि किसी भी एलएलपी में अगर 2 से कम पार्टनर है, यानी एक पार्टनर, तो जो उनके पास 6 महीने का टाइम होता है। कितने महीने का टाइम होता है? 6 महीने का टाइम होता है कि अपने यहाँ पे 2 पार्टनर को फुलफिल करे। अगर किसी भी एलएलपी में 6 महीने के अंदर एक ही पार्टनर है और उन्होंने एक पार्टनर से ज्यादा रखे नहीं, तो वो एलएलपी क्या होगी? खुद ही वाइंड अप कर दी जाएगी, वाइंड अप कर दी जाएगी किसके द्वारा? ट्रिब्यूनल के द्वारा। यानी कि मिनिमम लेस देन 2 पार्टनर हो, कितने? लेस देन 2 पार्टनर हो 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट भी हमारा यही लिखा है, देयर इज लेस देन 2 पार्टनर इन एलएलपी फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ, यानी कि 6 महीने से ज्यादा, मोर देन 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ, यानी कि 6 महीने से ज्यादा 2 पार्टनर से कम हो तो एलएलपी अपने आप बंद हो जाएगी। अगला पॉइंट है हमारा डिफॉल्ट इज मेड इन द फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, सोल्वेंसी इफ एनी 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स, यानी कि 5 साल के अंदर 5 फाइनेंशियल ईयर के अंदर एलएलपी कोई भी डिफॉल्ट करता है, किसमें? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या फिर कोई भी रिटर्न फाइल करने में कोई भी डिफॉल्ट करता है, तो एलएलपी अपने आप वाउंड अप हो जाएगी। यानी कि 5 फाइनेंशियल ईयर के अंदर एलएलपी डिफॉल्ट करता है। क्या करता है? डिफॉल्ट करता है। किसके अंदर? बुक ऑफ अकाउंट को फाइल करने में, और एनुअल रिटर्न, क्या? एनुअल रिटर्न को फाइल करने में कोई भी डिफॉल्ट करता है तो एलएलपी अपने आप वाउंड अप हो जाएगी। तो इसमें लिखा हुआ भी है डिफॉल्ट इज मेड फाइलिंग एनुअल रिटर्न, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोल्वेंसी ऑफ एनी 5 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला है
The tribunal has opinion that it just adequate wind up LLP under the section 64 of the act. यानी कि ट्रिब्यूनल को लगता है कि ये एलएलपी कुछ अच्छे से काम नहीं कर रही या फिर एलएलपी कोई डिफॉल्ट कर रही है, तो हमें सेक्शन 64 के अंदर, कितने सेक्शन 64 के अंदर अंदर जो ट्रिब्यूनल है वो एलएलपी को अपने आप ही बंद कर देगी, वाउंड अप कर देगी। ठीक है, तो एलएलपी को अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी, यानी कि एलएलपी को हम कैसे वाइंड अप कर सकते हैं। तो एलएलपी को वाइंड अप करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है हमारा वॉलेंट्री और दूसरा तरीका है हमारा ट्रिब्यूनल। यानी कि वॉलेंट्री यानी कि एलएलपी अपनी मर्जी से खुद को बंद कर दे, एलएलपी अपनी मर्जी से खुद को बंद कर दे। और अगला है बाय ट्रिब्यूनल, यानी कि ट्रिब्यूनल एलएलपी को बंद करे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे कि एलएलपी अगर वॉलेंट्री यानी कि खुद से बंद होना चाहे तो वो कैसे बंद हो सकती है। तो सबसे पहले एलएलपी को रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जिसके अंदर 3/4 पार्टनर की कंसेंट चाहिए, और एलएलपी का अगर कोई भी लैंडर्स है तो लैंडर्स की भी अप्रूवल चाहिए होगी। फिर उसके बाद बाय ट्रिब्यूनल, अगर एलएलपी को ट्रिब्यूनल बंद करे तो सबसे पहले एलएलपी डिसाइड करेगी। ठीक है, एलएलपी अगर खुद डिसाइड करे, ट्रिब्यूनल के पास जाके बोलेगी हमें बंद कर दो। फिर अगला हमारा जो पॉइंट है, लेस देन 2 पार्टनर मोर देन 6 मंथ, यानी कि 6 महीने से ज्यादा दो पार्टनर से कम हो। 6 महीने के अंदर अंदर नहीं, 6 महीने से ज्यादा एलएलपी में दो पार्टनर से कम लोग हो तो एलएलपी अपने आप बंद हो जाएगी, ट्रिब्यूनल द्वारा बंद कर दी जाएगी। अगला है हमारा 5 फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 5 फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर अगर एलएलपी कोई डिफॉल्ट करती है, कोई गलती करती है, तो जो एलएलपी को खुद ही बंद कर दिया जाएगा। फिर अगला है हमारा सेक्शन नंबर 64 के अंदर, ट्रिब्यूनल को अगर खुद लगे कि एलएलपी को बंद कर देना चाहिए, ट्रिब्यूनल का अपना कोई ओपिनियन हो, तो वो एलएलपी को बंद कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप, यानी कि वाइंडिंग अप किस 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 तरीके से एलएलपी का वाइंड अप हो सकता है, एलएलपी बंद हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा था एलएलपी का चैप्टर। यहाँ पे हम अपने चैप्टर को खत्म करते हैं। आज हमने अपना पहला चैप्टर खत्म कर लिया है। इसका लगभग 5 पार्ट्स बने। तो इसकी वीडियो अगर किसी को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें। अगर इसको पढ़ाने में मेरे से कोई गलती हुई है, या फिर अगर आपको कुछ लगता है कि मैं इसमें ऐड ऑन और कर सकता हूँ, या फिर कोई टॉपिक मुझसे छूटा है, तो आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं आने वाले टाइम में उसके ऊपर वीडियो ला सकता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।